आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे। तो ये जो बेसिकली एक माइनर एक्ट है जो कि आजकल कई सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके एडीपीओ के एग्ज़ाम्स हो गए और जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं आपका। ठीक है, तो बेसिकली हमें पढ़ना है यहाँ पे क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे। जो वेट अ सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड रिकॉर्डिंग हो। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोग अपना चैप्टर यहाँ से एक्ट को। तो किसी भी माइनर एक्ट में सबसे पहले जो होता है उसका होता है आपका एक्ट नंबर। इसका एक्ट नंबर जो है एक्ट नंबर 14 है। वेट अ सेकेंड, एक्ट नंबर इसका 14 है ऑफ 2013। उसके बाद बढ़ते हैं लोग इसका इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट। तो ये इनैक्ट हुआ था 22 अप्रैल 2013 को और इन्फोर्स में आया था ये 9 दिसंबर 2013 को। ये दोनों ही डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी माइनर एक्ट के लिए, इनैक्टमेंट हो गया या इन्फोर्समेंट हो गया, क्योंकि कई बार इन्फोर्समेंट की जगह इनैक्टमेंट पूछ लेते थे। कि अब रिसेंटली आपको जो एमपी एडब्ल्यू का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका इनैक्टमेंट डेट पूछा था सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का ही। ठीक है, ठीक है, अब ये होगा आपका एक्ट का, आपका बेसिक अभी ऊपर का। अब बात कर रहे हैं कि ये एक्ट आपका जो है इसे बनाया क्यों गया, आखिर क्या रीज़न पड़ा इसे बनाने का। मतलब इसे बनाने का रीज़न तो समझ में आ ही रहा है इसका नाम पढ़ के कि इसका है क्या, कि भाई इसका मतलब जो आपका जो प्रिवेंशन करना है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और जो इंसिडेंट जो होगा उससे क्या करना है, जो कंप्लेंट आएगा उसको रिड्रेसल करना है। ठीक है, तो ये नाम तो पढ़ के समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे इसको देखेंगे लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या क्या ये रीज़न आ गया। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये जो सबसे पहला जो है आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन कौन से आर्टिकल को वॉयलेट करता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी के साथ अगर होता है तो वहाँ से क्या क्या वॉयलेशन हो रहा है, सबसे बड़ा तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो अगर वहाँ से क्या क्या वॉयलेट कर रहा है, तो आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है, आर्टिकल 15 को वॉयलेट कर रहा है, आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहा है। अब ये सब क्या है, आई होप सो ये सब एक हर लॉ स्टूडेंट को पता होगा ही, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि ये रिलेट हो जाए यहाँ से। तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब चाहे वो विमेन हो चाहे वो मेन हो, दोनों ही को काम करने का क्या है, अधिकार है। वेट सेकंड, ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर वो विमेन है चाहे वो मेन है तो दोनों ही को क्या है, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आपका इक्वलिटी है। ठीक है, तो एक आर्टिकल 14 आपका आ गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आ रहा आपका। उसके बाद करते हैं आपका आर्टिकल नंबर 15 आपका हो गया, जहाँ पे आपका प्रोविज़न है आपका बेसिकली। तो वहाँ पे एक प्रोविज़न आपका होगा सेक्स का भी, कि इस बहुत सारा दिया है वहाँ पे आर्टिकल नंबर 15 में, लेकिन वहाँ पे एक है कि सेक्स के बेसिस पे भी आपका नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे भी, सेक्स के बेसिस पे भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 15 का वॉयलेशन हो रहा है। और आर्टिकल 21 तो अपने आप में ही बहुत बड़ा वास्ट चीज़ सबको पता है। तो यहाँ पे क्या है कि राइट टू लाइफ, मतलब राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी के साथ जीना। ठीक है, तो अगर किसी के अगर वुमेन के साथ अगर होता है कि अगर काम करने जा रही है वर्क प्लेस पे और उसके साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर होता है तो क्या हो रहा है, उसका डिग्निटी को वो क्या हो रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, हर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी के साथ अगर होता है तो आर्टिकल 14, 15 और 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके साथ और क्या वायलेशन हो रहा है, तो आपका ये जो इंटरनेशनल लॉ है, आपका एक कन्वेंशन है, इसको बेयर एक्ट में आप देख लीजिएगा, सीडॉक का कन्वेंशन। बस उससे याद रखना है कि आपका जो सीडॉक आपका आर्टिकल नंबर जो 11 है वो है, तो उसको बस आप सिर्फ याद रखिएगा और थोड़ा रीड कर लीजिएगा वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो एक वो है, तो इन दोनों के कारण क्या हुआ, तो इंटरनेशनल लॉ और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों के कारण क्या हुआ, इस लॉ को बनाने का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, चलो फिर आगे फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे तो इस एक्ट में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर्स टोटल है 8 है और टोटल सेक्शंस है 30 सेक्शंस है। कि कई वो पेपर में डायरेक्ट सेक्शंस और ये पूछ लेते हैं कि कितने सेक्शन से ये बताओ, कितने चैप्टर से ये बताओ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस एक्ट के पहले ओवरव्यू लेते हैं कि ओवरव्यू समझते हैं
किसमें पढ़ना क्या क्या है हम लोग को। तो टोटल चैप्टर्स में 8 हैं। अब 1 तो हो गया आपका डेफिनेशन क्लॉज, 2 में आपका हो गया इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। 2 और 3 दोनों में कमेटी है, दोनों को कमेटी में बांध लीजिए, ठीक है। 2 और 3 दोनों में क्या है, कमेटी है आपका। अब जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ ताकि एक ओवरव्यू बन जाए कि हमें पढ़ना क्या है इसमें। तो जो इंटरनल कंप्लेंट, इंटरनल नाम से ये पता चल रहा है कि इंटरनली बनेगा, मतलब जो एम्प्लॉयर है वही बनाएगा, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है वही बनाएगा। तो जब एम्प्लॉयर बनाता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बोलते हैं। फिर एक आता है आपका लोकल कंप्लेंट कमेटी, ये जो है ये आपका बनाएगा, आपका जो गवर्नमेंट है वो बनाएगा आपका, वो अपॉइंट करेगा पहले आपके मतलब डिप्यूटी ऑफिसर को, उसके मतलब जो एसडीएम एडीएम हो गए, डीएम हो गए, डिप्यूटी कलेक्टर हो गया, कलेक्टर हो गया, वो फिर वो बनाएंगे आपको लोकल कमेटी, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग इसे एक एक करके, ठीक है। यहाँ सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं इस एक्ट का। उसके बाद करते हैं हम लोग कंप्लेंट। कंप्लेंट आता है आपका चैप्टर नंबर 4 में, सेक्शन नंबर 9 to 11। अब कंप्लेंट कौन कर सकता है, अग्रीड वुमन कर सकती है क्या, उसके अलावा उसके बिहाफ पे भी कोई कर सकता है। कंप्लेंट कितने दिन में वो कर सकती है, ये पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर फिर 5 में आपका इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, कि इंक्वायरी कौन करेगा, कितने दिन में इंक्वायरी ख़त्म हो जाना चाहिए। इंक्वायरी का पीरियड जब चल रहा है तो ड्यूरिंग डिपेंडेंसी तब क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी वुमेन के साथ क्या हुआ है, किसी वुमेन के साथ मान लीजिए एक ही ऑफिस में है, अब उसके मेल कलीग ने क्या कर दिया, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट कुछ कर दिया है। अब केस चल रहा है, अब इंक्वायरी चल रही है, तो क्या वो ऑफिस जाएगी नहीं जाएगी। अब उस हालत में क्या जाना सही रहेगा, तो वो सब पढ़ेंगे कि कब तक उसको लीव मिल सकता है, कितना एक्सटेंशन हो सकता है, उसको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पढ़ना कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आपका जो इंक्वायरी होगा उस बीच में क्या होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में ये पढ़ना है। फिर 6, 7, 8 बहुत ही आसान है कि ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर क्या होना चाहिए, ड्यूटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या है, और मिसलेनियस फिर है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे अपने एक्ट को। चलिए अब देखिए, सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया आपका, उसमें आपका सेक्शन नंबर जो 1 है हमेशा आपका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंशन होता है। सो दैट मैंने इसे नहीं लिखा है कि ऑल ओवर इंडिया में आपका ये एक्सटेंड होता है आपका, ठीक। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 में, ये आपका है डेफिनेशन क्लॉज, जो कि हमेशा एज यूजुअल ज़्यादातर में सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लॉज ही होता है यहाँ पे। तो इसमें आपका है जितनी भी डेफिनेशन है सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैंने वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। अब विमेन के लिए है यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो यहाँ पर सबसे पहले ये तो पढ़ना ही पड़ेगा कि अग्रीड विमेन कौन होती है, ठीक। तो अग्रीड वुमेन यहाँ पे दिया हुआ ए, 2A में, ए फॉर ए से अग्रीव्ड याद रख लिया, ठीक है, ए से अग्रीव्ड। तो अग्रीड वुमेन आपको दिया हुआ है 2A में। अब अग्रीड वुमेन है कौन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट हु एलेज सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर मान लीजिए कोई वर्क प्लेस है, कोई भी वर्क प्लेस है, वहाँ पे किसी वुमेन के साथ क्या हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, वो एलेज कर रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, तो उसे एग्रीड वुमन कहा जाएगा, भले वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हो या ना हो। तो इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि मान लीजिए, और किसी भी एज की हो, वेदर ऑफ एनी वुमेन ऑफ एनी एज, किसी भी एज की हो। मान लीजिए कोई कोई एम्प्लॉई है, कोई फीमेल एम्प्लॉई है, और उसके बॉस ने उसको भेजा, दूसरे कंपनी में भेजा, ठीक है। अब तो एम्प्लॉय वो अपने बॉस के पास है, लेकिन उसे भेजा दूसरे कंपनी में, ठीक है, उसे भेजा दूसरे कंपनी में कि जाओ ये फाइल पहुंचा दो, या कुछ भी किसी काम से, अपने ऑफिशियल काम से भेजा। अब वो उस कंपनी के साथ अगर हुआ है वहाँ पे, तो हुआ तो किसी वर्क प्लेस पे हुआ है ना। तो अब वो थोड़ी बोल सकता है कि नहीं ये तो मेरे यहाँ एम्प्लॉयड ही नहीं है, तो ये अग्रीड वुमन में नहीं आएगी। आखिर वो वहाँ पे मतलब हुआ तो वर्क प्लेस पे ही हुआ है, ठीक है, तो वो भी एग्रीड वुमन में इंक्लूड हो जाएगा। होप सो एक क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सी में आपका है चेयरपर्सन है, सी फॉर चेयरपर्सन। काफ़ी ये सब बेनिफिट मिल जाता है हम लोग को अगर ऐसा, अगर ए फॉर या सी फॉर ऐसा आता तो, ठीक है। तो सी फॉर चेयरपर्सन है। अब देखिए दो तरह का कमेटी होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है लोकल कमेटी। लोकल कमेटी जो होता है ना, उसी में आपका चेयरपर्सन होता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर ई फॉर डोमेस्टिक वर्कर, नाम से ही पता चल रहा है डोमेस्टिक वर्कर, जैसे आपके मेड हो गई जो खाना बनाती है, तो वो हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं आपका। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर में एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि फैमिली मेम्बर को डोमेस्टिक वर्कर में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते ई एफ जी को साथ पढ़ना है। ई हो गया डोमेस्टिक वर्कर, एफ हो गया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बहुत लंबा सा डेफिनेशन दे रखा है इसलिए मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे। एम्प्लॉय का मतलब एवरी काइंड ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, किसी भी तरह का एम्प्लॉय, भले वो एक दिन के लिए ही काम करने क्यों ना आया हो,
चाहे वो इंटर्न हो, चाहे वो टेम्प्ररी हो, चाहे वो प्रोबेशनर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो, चाहे वो एड हॉक हो, कुछ भी हो, अगर वो बंदा वहाँ काम करने के लिए आया है, एक भले उसने एक दिन भी काम किया हो, ठीक है, और उसने मान लीजिए कर दिया सेक्सुअल हरासमेंट, तो भी वो एम्प्लॉय में काउंट होगा, ठीक है, चाहे वो इंटर्न हो फिर भी होगा वो। तो एम्प्लॉय मतलब एवरी काइंड ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, शॉर्ट में। आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ए में अग्रीड वुमेन, सी में चेयरपर्सन, इन दोनों को अलग रख लीजिए, और ई एफ जी डोमेस्टिक वर्कर एम्प्लॉय, और इसको अब जी में आपको हो गया एम्प्लॉयर, ठीक है, जी में आपको हो गया एम्प्लॉय। सिर्फ एम्प्लॉयर याद रखना कि जी एम्प्लॉयर दिया हुआ है जी में। अब एम्प्लॉयर को कैसे याद रखें, यहाँ पे एम्प्लॉयर ऐसे समझ सकते हैं इसको, एम्प्लॉयर क्या होता है, बड़ा होता है, रिस्पेक्ट करते हैं उसे, तो क्या हो जाएगा एम्प्लॉयर जी लगा दीजिए, ठीक है, हो गया। होप सो क्लियर यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सब डेफिनेशन मतलब चांसेस है उतने नहीं है, लेकिन ये दोनों डेफिनेशन जो है ये बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए इसे। अब यहाँ पे क्या है, एन ओ नो, ठीक है। अब यहाँ पे एन में दिया हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट और ओ में दिया हुआ है वर्क प्लेस। अब इसे याद कैसे करें, सबसे पहले तो ये है, तो एक हम लोग सुनते हैं हमेशा क्या सुनते हैं कि हाँ नो से नो मीन्स नो, ठीक है, नो मीन्स नो सुनते हैं, ठीक है, नो मीन्स नो, ठीक है। एक लड़की अगर ना कह रही है तो क्या है, वो पिक्चरों में सुनते थे पहले कि हाँ ना में ही हाँ छुपा, लेकिन वैसा बकवास है, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, नो मीन्स नो होता है, ठीक है। तो इस नो को हम लोग साथ पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो एन फॉर क्या हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, एन में क्या हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, और ओ में क्या हो गया, वर्क प्लेस हो गया। तो इन दोनों को आप बांट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे क्या हो जाएगा, हमें ईजी हो जाएगा, वैसे याद करने का तरीका है ये, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट किसे बोलेंगे, देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट को दो जगह दे रखा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ना, इस एक्ट में दो जगह डिफाइन कर रखा है। एक तो एन में डिफाइन कर रखा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग जब सेक्शन नंबर 3 में, तो वहाँ फिर से डिफाइन कर रखा है। तो दो जगह क्यों डिफाइन किया है, जाहिर सी बात है कि एक जगह थोड़ा ब्रॉड दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ एक मोटा मोटी बता दिया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब होता क्या है। वेट ए सेकंड, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ पहले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 2N में जो दिया हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट, यहाँ मोटा मोटी बता दिया है कि क्या है, ठीक है, ब्रॉड यहाँ पे, ठीक है। ब्रॉड जो आपका डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 3 में दे रखा है, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन उसको समझ लीजिए। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है, किसी तरह का एडवांसेस मांग रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई डिमांड कर रहा है सेक्सुअल फेवर का, ठीक है, वर्क प्लेस पे, या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कर रहा है, या ऐसा कुछ बोल रहा है, या ऐसा पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, या फिजिकल वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट कर रहा है सेक्सुअल नेचर का, ठीक है। तो ये टोटल 5 तरह की चीज़ है जो कि आपके 2N में आपके डिफाइंड है आपके, ठीक है। उसे आप बेरेट में देख लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे ओरली बता दिया आपको। उसके बाद करते हैं लोग यहाँ पे वर्क प्लेस। वर्क प्लेस नाम से ही पता चल रहा है कि जो काम करने की जगह है, सब कुछ वहाँ पर सब कुछ ठीक है कि हाँ ठीक है। यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वर्क प्लेस पे, जो कि याद करने का चीज़ है, थोड़ा मैं समझने का चीज़ है, मतलब कि अगर ट्रांसपोर्टेशन जो आ रहा है ना, तो वो भी वर्क प्लेस पे आएगा। अब सपोज़ कीजिए, मान लीजिए, अब कई जगह ऐसा होता है यहाँ पे कि जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कैब वो मतलब भेजता है, ठीक है, आने जाने का, कि आने के लिए भी जाने के लिए भी। अब सपोज़ करिए कि वो कैब में कोई फीमेल एम्प्लॉई है, अब उस फीमेल एम्प्लॉय के साथ उस कैब में अगर कुछ होता है, ठीक है, और भी कई सारे एम्प्लॉय है वहाँ पे, और उनमें से क्या कर दिया, या ड्राइवर ही है उसने क्या कर दिया, या कोई एम्प्लॉई है उसने क्या कर दिया, किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दिया, तो वो क्या आएगा, वो भी आपका इसी में आएगा आपका, क्योंकि वो जो वर्क जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपका वर्क प्लेस पे ही आपका इंक्लूड हो जाएगा। ये लिखा हुआ है आपके ओ में, ठीक है, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग, सब क्लॉज आपका यहाँ पे 5 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन क्लॉज हम लोग का यहाँ होता है ओवर। अब बढ़ते हैं हम लोग सीधा मेन अपना एक्ट की तरफ यहाँ पे। अब यहाँ पे बात किया हुआ है सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, कि इसका प्रिवेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ फिर से जो मैंने बताया था यहाँ पे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एक्सटेंडेड वर्जन दिया हुआ है कि हाँ और क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो है आपका इसका ब्रॉड आपका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तो अगर कोई क्या कर रहा है, कोई एम्प्लॉयर किसी तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मांग रहा है, दे रहा है, सॉरी,
मांग नहीं रहा, दे रहा है उससे, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अब वो बॉस क्या कर रहा है, किसी एक ही फीमेल एम्प्लॉय के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गया है, ठीक है, उसको मतलब उसे नहीं भी चाहिए तो उसे वो कार में छोड़ने जा रहा है, अपने साथ ले जा रहा है, या उसका सैलरी खुद ही इंक्रीमेंट बढ़ा दे रहा है, कुछ भी इस तरह का कर रहा है। देखिए ये अकेला नहीं होगा, ठीक है, ये अकेला अपने आप में नहीं होगा, ठीक है। इसके पीछे का मतलब क्या होना चाहिए, सिर्फ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर दे रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को ऐसे भी मतलब वो है, मतलब ऐसा नेचर उसका, मतलब वो इंटेंशन नहीं है सेक्सुअल उसका, तो वो थोड़ी होगा। लेकिन हाँ, इसके पीछे का जो उसका जो मोटिव है वो होना चाहिए कि हाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए ही वो कर रहा था ये सब काम, तो फिर यहाँ पे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आपका वो इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है उसे कि हाँ बिना बढ़ाए उसका, बिना उससे बोले हुए भी उसका सैलरी को क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर दे रहा है आपका, या उसे कार से घर छोड़ने जा रहा है, इस तरह का कर रहा है, तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है। अब देख रहा है फिर भी लड़की नहीं मान रही है, अब वो क्या कर रहा है, अब उसके बाद क्या कर रहा है कि ठीक है प्रेफरेंशियल ना सही, डिट्रीमेंटल सही, अब वो डिट्रीमेंटल दे रहा है, और बोल रहा है कि नहीं ठीक है, अब उसको मतलब क्या कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, डिट्रीमेंटल उसे थ्रेट दे रहा है कि तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, ठीक है, तब तक तुम नहीं यहाँ पे कर रहे थे प्रेफरेंशियल, और किस लिए कर रहा है, ताकि उसे वो एडवांटेज मिले, वो उसे वो जो उसको जो अनड्यू एडवांटेज था उसका, उससे एडवांटेज ले सके, सेक्सुअल फेवर है वो उसका, वो अपना उसको पूरा करने का वो था। तो अगर वो नहीं कर रही है तो क्या कर रहा है, उसे वो थ्रेट दे रहा है कि ठीक है तुम्हें डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जॉब से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, इस तरह काम अगर कर रहा है तो ये भी किस में आएगा, इंक्लूड होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। और भी क्या करता है, थ्रेट क्या करता है कि फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, अब मान लीजिए वो इतना परेशान हो गई लड़की, कोई एम्प्लॉई है वो इतना परेशान हो गई है, क्या वो बोल रही है कि सर मैं तो जॉब छोड़ के जा रही हूँ, इसके बाद भी वो क्या कर रहा है, वो नहीं छोड़ रहा है, उसको बोल रहा है कि ठीक है आई विल मेक श्योर कि तुम्हें और जहाँ भी काम मिले वहाँ से भी तुम्हें निकाल दिया जाए, मैं ऐसा कर दूँगा, इस तरह का थ्रेट अगर दे रहा है, ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा, ठीक है। अगर इस तरह का मतलब उसका जो मेन जो मोटिव था वो किससे जुड़ा हुआ था, मेन मोटिव जुड़ा हुआ था सेक्सुअल हैरेसमेंट से, किसी तरह का वो फेवर चाहिए था उसे, तो वो सब काम वो नहीं की, तब ये सब अगर काम वो कर रहा है बॉस उसका या एम्प्लॉयर जो भी, तो फिर क्या कर रहा है, फिर वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट आपको वो इंक्लूड हो जाएगा। और क्या कर सकता है यहाँ पे, तो इंटरफेयरिंग विथ वर्क, अगर मान लीजिए काम कर रही है तो वहाँ पे जाकर बिल्कुल टॉक्सिक एनवायरनमेंट कर दे रहा है, ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट कर दे रहा है उसके लिए, ठीक, तो इस तरह अगर काम वो कर रहा है एम्प्लॉयर आपका, तो भी क्या होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट आपका काउंट हो जाएगा। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा सेक्शन नंबर 3, ठीक, यहाँ तक था बिल्कुल, अभी तक बैकग्राउंड ही समझिए चल रहा था। मेन जो यहाँ से स्टार्ट होता है इसका चैप्टर नंबर 2 से सेक्शन नंबर 4 जो है आपका, अब यहाँ से जो मेन जो आपका कमेटी स्टार्ट होता है, दो तरह कमेटी होते हैं मैंने पहले बताया, एक होता है इंटरनल कमेटी, एक होता है लोकल कमेटी। इंटरनल कमेटी नाम से ही पता चल रहा है कि आपका कौन बनाएगा, आपका एम्प्लॉयर ही बनाएगा सॉरी, तो आपका एम्प्लॉयर ही बनाएगा आपका। अब उस जो एम्प्लॉयर आपका जो बनाएगा उसमें कौन कौन रहेंगे, तो उसका मेंबर कौन कौन रहेगा, तो एक तो रहेगा इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, एक रहेंगे उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु शैल बी वुमेन, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम खास करके लिखा हुआ है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगी कमेटी की, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की, वो वेमेन ही होनी चाहिए। और खास करके वहाँ पे प्रोविज़ो में दिया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं है तो अब मतलब कहीं से भी लाना है, चाहे वो दूसरे मतलब यूनिट से लाए, कहीं और से लाए, लेकिन कहीं से भी लाए उसे फीमेल ही रखना है। तो उतना नहीं देखना है, बस इतना याद रखना है आपको कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी अ वुमेन, ठीक है। उसके बाद और क्या, कमेटी के लिए तो अगर मान लीजिए कोई है वहाँ पे एम्प्लॉयर, उसका एक से ज़्यादा यूनिट है, तो हर जगह इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, ठीक है, ये है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गई, उसके बाद 2 और होने चाहिए, यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम 2 और मेंबर, मिनिमम 2 और मेंबर होना चाहिए, ये मेल भी हो सकते हैं, जो कि कैसे मेंबर होने चाहिए दोनों, वो होने चाहिए मिनिमम 2, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मिनिमम 2 होने चाहिए ऐसे मेंबर जो कि कॉज ऑफ वुमेन के लिए काम करते हो, या जिनका लीगल बैकग्राउंड हो, लॉयर हो या सोशल वर्कर हो, तो इनमें से कुछ भी अगर है तो वैसे 2 लोग होने चाहिए, और ठीक है, और एक होना चाहिए आपका एनजीओ से, या ऐसे कोई मतलब पर्सन होना चाहिए जो कि सेक्सुअल हरासमेंट का इशू को उससे फैमिलियर हो, ठीक है, तो वो एक वैसा बंदा होना चाहिए, ठीक है। अब इतने तरह के हो गए, मिनिमम तो मतलब कितने हो गए, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ और 1 यहाँ, 4, मतलब मिनिमम 4 तो होंगे, ठीक है। तो मिनिमम कितने बंदे हो जाएंगे, 4,
और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ मिनिमम, तो यहाँ मान लीजिए 4 आ गया, कितने भी आ सकते हैं। तो मतलब जो भी है टोटल मेंबर आपका जो भी आता है ना, उसका जो हाफ है शैल बी वुमेन। मान लीजिए टोटल बना दिया यहाँ पे, चल मान लीजिए 4 ही बनता है, ठीक है, तो 2 तो वहाँ पे होने चाहिए, मान लीजिए 8 बनता है तो 4 बनने चाहिए, 4 वहाँ वुमेन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई समझने वाली बात ऐसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यहाँ से, ये थोड़ा सा सीक्वेंस में चलेगा। अब सेक्शन नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 3 आ गया। चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ एक ही सेक्शन है, चैप्टर नंबर 4, बस इंटरनल कमेटी बना, वहीं पे काम खत्म उसका। अब बात करते हैं लोकल कंप्लेंट कमेटी। अब वैसा जहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बना हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, नहीं बनेगा क्या, वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे लोकल कंप्लेंट कमेटी बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, तो उसका बनने का सीक्वेंस ये है, यहाँ पे ऑर्डर ये है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखिए बन कैसे रहा है ये। जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब आपका जो स्टेट गवर्नमेंट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जो गवर्नमेंट आपका है वो क्या अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, ठीक है, वो अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, जो कि कौन हो सकता है, डीएम हो सकता है, एडीएम हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, या डिप्यूटी कलेक्टर हो सकता है आपका, ठीक है। इन चारों में से आपके हो सकते हैं, जिसको कहलाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब वो क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अब वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है ना, वो बनाएगा आपका लोकल कमेटी, ठीक है, वो बनाएगा आपका लोकल कमेटी। किस लिए बनाएगा, तो वो किस लिए बना था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, कि कंप्लेंट को रिसीव करने के लिए। तो इसका भी काम वही है, टू रिसीव द कंप्लेंट, कि सेक्सुअल हरासमेंट का जो भी कंप्लेंट आएगा उसे क्या करेगा लोकल कमेटी, उसे वो रिसीव करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो भी आपके डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, एडीएम हो गए, कलेक्टर हो गए, वो खुद से तो करेगा नहीं ये काम, वो क्या करेगा, किसी बंदे को अपॉइंट करेगा, क्योंकि उसे और भी काम है, उसे और भी काम है, तो क्या करेगा फिर वो किसी बंदे को अपॉइंट करेगा। तो जिस बंदे को अपॉइंट करेगा ना, उसका नाम है नोडल ऑफिसर। वो किसको अपॉइंट करेगा, नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा, यही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है आपका डीएम, एडीएम, कलेक्टर या डिप्यूटी कलेक्टर, जिससे कि अपॉइंट किया, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, बिल्कुल सीक्वेंस समझिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया, जो कि ये डीएम, एडीएम, कलेक्टर है, और उसने फिर अपॉइंट किया, मतलब ये कलेक्टर ने, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने अपॉइंट किया है नोडल ऑफिसर को, हर आपके मतलब वहाँ पे क्या उसका बोलते हैं, किसी तहसील में, तालुका में, ठीक है, जैसे आपको वार्ड में, तो वहाँ पे आपको क्या किया है, हर जगह एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है। अब उस नोडल ऑफिसर का काम क्या है, तो वो क्या करेगा, वो रिसीव करेगा कंप्लेंट जगह जगह से आपका, जहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। और वो क्या करेगा, उसे फिर फॉरवर्ड कर देगा, किसको फॉरवर्ड करेगा, लोकल कमेटी को, लेकिन कितने दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। ये याद रखने का चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक होप सो क्लियर होगा यहाँ पे कि लोकल कमेटी बना, कौन बनाया, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाया। उसको कौन बनाया, तो अपॉइंट किया उसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, ठीक। जो नोडल ऑफिसर बना वो क्या काम करेगा, तो आपका रिसीव करेगा कंप्लेंट और उसे फॉरवर्ड भी करेगा विद इन 7 डेज। तो सेक्शन नंबर 5 और 6 यहाँ तक हो चुका है। आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में इसका टेन्योर दे रखा है और कंपोजिशन दे रखा है, ठीक है। जैसा हम लोग पढ़े थे पहले, कंपोजिशन वही उसी तरह का यहाँ पे है। और इसका जो टेन्योर है इसका 3 ईयर्स होगा। वेट 10 सेकंड में चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। इसका जो आपका जो सेक्शन नंबर 7 में जो इसके भी जो मेंबर बनेंगे वो भी कितने आएंगे, 3 ईयर्स के, ठीक है। और इंटरनल कमेटी में मैंने बताया था, वेट 10 सेकंड, सेक्शन नंबर 4, हाँ ठीक है। हाँ इसका भी जो टर्म है, शायद मैंने बताया नहीं था, शायद से मुझे याद नहीं है, ठीक है। इसका भी जो टर्म होगा मतलब जो आपका जो इंटरनल कमेटी बना था, इसका भी जो टर्म होता है वो 3 ईयर्स का होगा, ठीक है, सारे मेंबर्स का। चलिए उसके बाद ये मैंने बता दिया यहाँ पे, हाँ ठीक है। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बता दिया मैंने। कंपोजिशन और टेन्योर, यानी दोनों का टेन्योर कितना है मेंबर्स का, 3 ईयर्स है, ठीक। आगे आते हैं सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 8 है ग्रांट्स। ग्रांट्स आपका है कि ग्रांट मतलब कहने का मतलब कि जो भी आपका जो मेंबर जो अपॉइंट हो रहा है, आपके एनजीओ से आ रहे हैं, आपके अलग अलग पर्सन जो आ रहे हैं आपके, ठीक है, इस चीज़ के लिए, तो उनको देना पड़ेगा ना, फीस देना पड़ेगा, आपका रेम्यूनरेशन जो भी बनेगा तो उन्हें वो उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो वो पैसे कौन देता है, वो पैसे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या करेगा, ग्रांट देगा इसको स्टेट गवर्नमेंट को, फिर से वो पे करेगा, फिर वो फीस जो भी होगा उसका। यहाँ तो कुछ भी समझने लायक नहीं था। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट
फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे। 3 तक हम लोग का हो चुका है, ठीक है। 2 में था इंटरनल, 3 में था लोकल कंप्लेंट कमेटी, अब 4 में आते हैं कंप्लेंट। अब कंप्लेंट हमें पढ़ना है, कंप्लेंट कौन कर सकता है कि जब किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो कौन कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करने का तरीका है, सेक्शन नंबर इसका कितना है 9 to 11, 9 2 11 ऐसे पढ़ सकता है कि किसी के लिए कंप्लेंट किया गया तो क्या हुआ, वो बंदा 9 2 11 हो गया, भागी गया, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, इसे ये फिर याद करने का तरीका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 पे। अब जो कंप्लेंट है वो कौन करेगा, तो अग्रीड वुमेन ही करेगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 9 दिया हुआ है, तो अग्रीड वुमेन जो है अगर उसका क्या होता है इंसिडेंट अगर होता है तो विद इन 3 मंथ्स वो क्या कर सकती है, या लोकल कमेटी को या इंटरनल कमेटी को वो जो है कंप्लेंट कर सकती है। टाइम लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है 3 मंथ्स, 3 मंथ्स और 3 मंथ्स और एक्सटेंड कर सकता है कि अगर उसके पास सफिशिएंट रीज़न था कि हाँ वो क्यों नहीं कर पाई, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है, जो भी इसका ग्राउंड अगर सफिशिएंट अगर हुआ कि हाँ वो किस कारण से नहीं कर पाई, ऐसा दबाव था किसी का, जो भी था, किसी ने डराया, किसी ने थ्रेट दिया, किसी ने धमकाया, इस कारण से नहीं कर पाई, जो भी था ऐसा सफिशिएंट रीज़न दिया मतलब वो देखा जाएगा तो 3 मंथ्स का और भी एक्सटेंशन उसे मिल सकता है, ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर 9 भी हम लोग को हो गया यहाँ पे। उसके और यहाँ बता रखा है कि अगर एग्रीड वुमन जो है वो अनेबल टू है, अगर वो मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, या किसी और कारण से मतलब वो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो भी है, बोल नहीं पाती है, या मेंटल उसका वो ऐसा है, ठीक है, या मान लीजिए उसको मतलब कुछ भी हुआ तो उसके जो लीगल एयर होंगे ना, जिसके लीगल एयर होंगे वो भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेक्शन नंबर 9 बिल्कुल ख़त्म। आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 10। अब सेक्शन नंबर 10 जो है ये बात कर रहा है कंसिलेशन के लिए। 10 बात कर रहा है कंसिलेशन कि अगर या तो लोकल हो गया या लोकल कमेटी हो गया या इंटरनल कमेटी हो गया, कहीं पे भी अगर क्या आ रहा है कि हाँ इस तरह कंप्लेंट अगर आया है तो वो क्या करेगा, इंक्वायरी शुरू करने से पहले उसे कंसिलेशन में भेजेगा, ठीक है। हर जगह क्या होता है, ये होता है, ठीक है, कंसिलेशन में भेजेगा कि ठीक है अगर वुमेन चाहती है कि इसे सेटल करना चाहती है, आगे बात बढ़ाना नहीं चाहती, इंक्वायरी इसमें नहीं चाहती, तो इंक्वायरी करने से पहले क्या क्या कर सकता है वहाँ पे कि वो जो कमेटी है वो कंसिलेशन के लिए भेज देगा कि मामला क्या हो जाए, वहीं पे सेटल हो जाए। लेकिन जो सेटलमेंट होना चाहिए यहाँ पे खास करके लिखा हुआ है इसके प्रोविज़ो में, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेटलमेंट होगा ना उसका जो सोल बेसिस है, मतलब जो उसका जो बेसिस है वो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मॉनेटरी बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वेमेन ने डिमांड किया पैसे किया, ठीक है तुम मुझे इतने पैसे दो मैं तुम्हें सारा केस तुम्हारा वापस ले लूँगी, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका फिर मिसयूज़ हो सकता है कि कोई भी वेमेन क्या करेगी, फॉल्स कंप्लेंट कर देगी। ऐसा पता चल जाएगा, ठीक है कंसिलेशन में चला जाता है, वहाँ पे अगर मतलब डिमांड करो तो फिर सब सोचता है कि क्यों इंक्वायरी में जाएगा बात, इससे बढ़िया वहीं पे कर दो पेमेंट जो भी अपना है बचने के लिए, या जैसे भी है मतलब, ठीक है। तो इसका मिसयूज़ हो सकता है, तो इसलिए ये कहा गया है कि ठीक है अगर वुमेन और जो भी एक्यूज पर्सन अगर वो दोनों चाहते हैं कि हाँ ठीक है अपना क्या हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, तो मोस्ट वेलकम अपना कैंसिलेशन से कर लीजिए। अगर नहीं होता तो फिर आगे इंक्वायरी चलेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए बेसिस उसका, ठीक है। होप सो यहाँ पे क्लियर होगा, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं लोग, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, अब 11 नंबर है। अब इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, अब इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी, ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब उनके पास जब कंप्लेंट जब आएगा कोई भी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पर इंक्वायरी करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कंसलेशन भी हो गया, उससे बात नहीं बना या जो भी हुआ, ठीक है, अब वो इस पर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। अब इंक्वायरी करने के बाद लोकल कमेटी को या इंटरनल कमेटी को पता चलता है कि प्राइमा फेसाई क्या हो रहा है, एक केस एग्जिस्ट हो रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो वो फिर उस क्या करेगा, उस कंप्लेंट को वो फॉरवर्ड कर देगा किसे, पुलिस को, कि आप जो है यहाँ पे केस रजिस्टर करिए अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी। अब ये मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये मैं नहीं बताऊँगा ताकि खुद जाके देखिएगा, इससे क्या होगा ये दिमाग में सेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग सेक्शन 11 में, कुछ नहीं है, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, कि जब भी कोई इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, उसके पास कोई आया, अब वो इस पर इंक्वायरी करेगा, ठीक है, इंक्वायरी करेगा। और इंक्वायरी करने के बाद अगर पता चलता है, रिवील होता है कि हाँ बन तो रहा है केस ऐसा कुछ, मतलब प्राइमा फेसाई लग रहा है, तो वो फिर वो भेज देगा, फॉरवर्ड कर देगा पुलिस को कि आप जो है केस रजिस्टर करिए यहाँ पे, ठीक है, अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी, ठीक, विद इन 7 डेज। 2 यहाँ पे टाइम लिमिट है यहाँ पे याद करने के लिए। तो जब से पता चला है
तब से वो 7 दिन के अंदर क्या करेगा, विद इन 7 डेज़ फॉरवर्ड कर देगा कंप्लेंट को पुलिस ऑफिसर को। और जो इंक्वायरी भी कर रहा है वो कितने दिन में ख़त्म होना चाहिए, लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी का 90 डेज़ के अंदर अंदर उसको इंक्वायरी ख़त्म हो जाना चाहिए। होप सो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे के जो सेक्शंस है वो है आपके यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट में बताया तो कि आगे क्या पढ़ना है। जो भी चीज़ थे हम लोग के बेसिकली यहीं तक थे कॉम्प्लेक्स। अब आगे बहुत ही आसान चीज़ है, आगे हमें पढ़ना है कि एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, कि मतलब जब आपका इंक्वायरी चल रहा है, मान लीजिए आपका मतलब जो इंक्वायरी है मतलब कोई ऑफिस है, वहाँ पे मेल एम्प्लॉय भी है, आपका फीमेल एम्प्लॉय भी है। अब जिस पे हुआ है, जिसके साथ हुआ है, जिस फीमेल एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल हरासमेंट अगर हुआ है, वो एलेज कर रही है और इंक्वायरी चल ही रहा है, आपका इंक्वायरी यहाँ पे है 90 डेज़ का। अब वो 3 महीने तक मतलब क्या उसी ऑफिस में जाना चाहिए, उसे नहीं जाना चाहिए, तो ये सब बातें यहाँ पे है कि क्या होगा, क्या पेंडेंसी होगा, उसे लीव मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने दिन का मिलेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि है सेक्शन नंबर 12 से। मान के चलिए ये पूरा एक्ट अब ख़त्म ही हो जाएगा, बिल्कुल बहुत छोटा सा बचा हुआ है यहाँ पे फिर, क्योंकि इसके आगे फिर कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ था बस वो यही तक था यहाँ पे, जो भी आपका यहाँ जो मैंने बताया, ठीक है। एक फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं इसे क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। तो यहाँ पे एक्ट नंबर पढ़ लिया 14, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे इसका कि कौन कौन सा क्यों लाना पड़ा इसे, आखिर ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन जो एक्ट है, जो इससे क्यों मतलब बनाना पड़ गया इसे, तो क्योंकि ये वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 14, 15, 21 को, और जो इंटरनेशनल आपका है सीडॉक का आर्टिकल 11 उसे वायलेशन कर रहा है। इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट, ये ध्यान रखिएगा। फिर टोटल जो आपके सेक्शंस है याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये ओवरव्यू हो गया, ओवरव्यू में हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन क्लॉज देख चुके थे हम लोग, कौन कौन से डेफिनेशन थे। इंटरनल कमेटी क्या होता है, एम्प्लॉयर बनाता है। लोकल कंप्लेंट कमेटी क्या होता है, आपका गवर्नमेंट पहले एम्प्लॉय करेगा, अपॉइंट करेगा आपके ऑफिसर को, जो कि डीएम होंगे, एसडीएम, एडीएम या कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, वो फिर आपका लोकल कंप्लेंट कमेटी को बनाएगा और वहाँ क्या रखेगा, नोडल ऑफिसर रखेगा। वो बंदा फिर क्या करेगा, कंप्लेंट को रिसीव करके किसको पहुँचाएगा, लोकल कंप्लेंट कमेटी को फॉरवर्ड कर देगा विद इन कितने, विद इन 7 डेज़। फिर पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट के बारे में, कंप्लेंट कौन कर सकता है, तो अग्रीड वुमेन कर सकती है। कितने दिन में कर सकती है, तो 3 महीने में कर सकती है। कब से, जब से इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, जब से इंसिडेंट हुआ है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे और मैंने शायद बताया नहीं था, कि अगर मान लीजिए सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट हो रहा है, कि एक ही बार नहीं हुआ है वो सेक्सुअल हरासमेंट, होते चला आ रहा है, तो जब से लास्ट हुआ है ना, तब से 3 मंथ्स, ठीक है, काउंट होगा। और 3 मंथ्स का और भी एक्सटेंशन इसमें मिल सकता है अगर वैलिड रीज़न है तो। फिर बात किया था हम लोगों ने यहाँ पे, हाँ चैप्टर नंबर 5 तो मैं नेक्स्ट से पढ़ना है, तो 4 तक हो चुका है, तो चैप्टर नंबर 5 से 8 तक हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।